हरियाणा में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। बीजेपी ने फिर से भगवा लहरा दिया है। तो वहीं कांग्रेस धराम से गिर गई है। जो राहुल गांधी और उनके करीबी नेता चुनाव से पहले जोश में थे, अब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कहां जाकर मुंह छुपाएं। राहुल गांधी हरियाणा में जाकर अडानी अंबानी और संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। बीजेपी के खिलाफ खूब दुष्प्रचार कर रहे थे। हरियाणा में भी संविधान की कॉपी दिखाकर राहुल गांधी लोगों को संविधान का डर दिखा रहे थे। राहुल गांधी बीजेपी को जलेबी खिला रहे थे। आज जब सुबह में कुछ वक्त के लिए कांग्रेस लीड कर रही थी, तब कांग्रेस के नेता पीएम मोदी को जलेबी भेजने की बात कर रहे थे। लेकिन अब बीजेपी के नेता जलेबी का स्वाद ले रहे हैं। बीजेपी के नेता अपने हाथों से जलेबी बना रहे हैं और बता रहे हैं कि जलेबी हलवाई की दुकान में ही बनती है, ना कि फैक्ट्री में। भारत के लोग फैक्ट्री वाली जलेबी क्यों खाएंगे, जब देश में हर चौक चौराहे पर बड़ी ही आसानी से गर्म जलेबी मिल जाती है। लेकिन ये बात राहुल गांधी को कौन समझाए। राहुल गांधी अगर देश की जमीनी हकीकत से वाकिफ होते, तब तो वो ये बात समझते। हरियाणा के लोगों ने भी बता दिया है कि उन्हें फैक्ट्री की जलेबी नहीं चाहिए। हरियाणा में जिस तरह से जोश जोश में राहुल गांधी डींगे हाँक रहे थे, उससे उनकी भारी बेइज्जती हो रही है। राहुल गांधी द्वारा फैलाए गए भ्रम फेल हो गए हैं। कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यही हुआ है राहुल गांधी के साथ। लोग राहुल गांधी के चाल को समझ गए हैं। ऐसे में हार के बाद अब राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता तरह तरह के कांड कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस का चुनाव आयोग और ईवीएम का रोना शुरू हो गया है। लेकिन सुबह में जब कांग्रेस रुझानों में थोड़ी देर के लिए लीड कर रही थी, तब कांग्रेस के नेता पीएम मोदी को जलेबी भेजने की बात कर रहे थे। लेकिन अब वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और पवन खेरा ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाया है। अपनी हार से नाराज कांग्रेस ने कहा है कि ये सिस्टम की जीत है, लोकतंत्र की हार है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने इस परिणाम पर हैरानी जताते हुए कहा है कि किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि हरियाणा में इतना अप्रत्याशित परिणाम आएगा। उन्होंने कहा है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम चुनाव आयोग जाएंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि यदि एक लाइन में कहा जाए तो ये सिस्टम की जीत है और लोकतंत्र की हार है। वहीं जयराम रमेश ने कहा है कि मौजूदा हालात में हरियाणा के परिणाम को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वहीं उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई है। इसे लेकर कांग्रेस ने कहा है कि लोगों ने स्पष्ट जनादेश दिया है। उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जिन्होंने राज्य का दर्जा छीनकर जम्मू कश्मीर के सम्मान को कुचला है। मतलब जम्मू कश्मीर में जहां विपक्ष की जीत हुई है, वहां सब ठीक है, लोकतंत्र भी बढ़िया है। लेकिन हरियाणा में जहां बीजेपी की जीत हुई है, वहां लोकतंत्र खतरे में है। दर्शकों, हरियाणा में हार से राहुल गांधी की छवि धूमिल हुई है। ऐसे में अब राहुल गांधी की छवि बचाने के लिए कांग्रेस के नेता तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में यात्रा भी निकाली थी। राहुल गांधी ने हरियाणा में खूब ताकत झोंकी थी। लेकिन अब राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है, तब कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाकर देश के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि इस बार भी उनके युवराज की लॉन्चिंग नहीं हो पाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। कांग्रेस की लाख कोशिशों के बाद भी राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी भी खूब जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी करके उनकी लोकप्रियता बढ़े। लेकिन राहुल गांधी हमेशा कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो बीजेपी और उनके समर्थकों के निशाने पर आ जाते हैं। हरियाणा में राहुल गांधी ने खूब प्रचार किया था। वो हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगवा रहे थे और लोगों को सपने दिखा रहे थे कि एक दिन उस फैक्ट्री में 50,000 लोग जलेबी बनाएंगे। लेकिन हरियाणा के लोगों ने राहुल गांधी को बता दिया है कि उन्हें फैक्ट्री वाली जलेबी नहीं चाहिए। वो हलवाई की दुकान में गरम जलेबी ही खाएंगे। हरियाणा ने तीसरी बार बीजेपी को चुनकर राहुल गांधी के जातिवाद के एजेंडे को फेल कर दिया है। लेकिन अब राहुल गांधी एक के बाद एक मामले में फंसते जा रहे हैं। कोर्ट में जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है, उससे राहुल गांधी की आफत बढ़ती दिख रही है। देश के अलग अलग अदालतों से राहुल गांधी के लिए जो खबर आ रही है, वो उनके लिए शुभ संकेत नहीं है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जिस वोट बैंक को अपना पेटेंट मानते हैं, जिस खास धर्म के लोगों पर अपना कॉपीराइट मानते हैं, उस खास धर्म के लोगों के कारण ही राहुल गांधी मुश्किल में फंस गए हैं।
क्योंकि आरोप है कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर उस समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर बड़े आतंकी संगठनों के साथ उनके तार जोड़ चुके हैं। राहुल गांधी सिर्फ सत्ता का सुख चाहते हैं, उन्हें किसी की भावनाओं से कोई मतलब ही नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी धर्म का सही तरीके से विकास हो या एक खास धर्म मुख्य धारा के विकास में आकर जुड़े। बस वो चाहते हैं कि उस खास धर्म के लोग उन्हें वोट करें और वो उसकी बदौलत सत्ता का सुख भोगते रहें। दरअसल विशेष समुदाय पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मुकदमे में अब 22 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस मामले में परिवादी मोहम्मद अनवर अधिवक्ता हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 24 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर की एक चुनावी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे। तब अमेठी के सांसद राहुल गांधी ने समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। आरोप है कि भाषण के दौरान वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे का जिक्र करते हुए मुसलमान युवकों का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क होने का बयान दिया था। इससे देश भर के मुसलमानों को शक की निगाह से देखा गया। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। CJM न्यायालय में परिवाद 11 साल पूर्व दायर किया गया था। अब तक मामले में परिवादी का बयान ही हो सका है। गवाह पेश करने के लिए पेशी ही पड़ रही है। दोस्तों, जिस समय राहुल गांधी ने यह बयान दिया था उस समय राहुल गांधी का खूब विरोध हुआ था। पूरे भारत में हंगामा हो गया था। PM मोदी ने भी तब तंज कसा था। बताते हैं उस समय क्या हुआ था और उस समय उन्होंने क्या कुछ कहा था। दरअसल इंदौर के एक रैली में राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर दंगों में पीड़ित मुसलमान लड़कों के संपर्क ISI से होने की बात कही थी। उनके इस बयान पर तब के CM नरेंद्र मोदी ने झांसी रैली में चुटकी तो ली ही थी, साथ ही बलिया में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया था। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंक डाला था। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तनवीर हैदर उस्मानी का कहना था कि राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर जो कहा है उससे साफ है कि राहुल गांधी ने मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति को गाली दी है। दर्शकों, अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अगर कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आता है तो राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग का कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो कांग्रेस के लिए लोकसभा में 10-15 सीटों तक भी पहुंचना मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर हाल ही में महाराष्ट्र के 2 अदालतों से उनके खिलाफ समन जारी हुए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर भी उनके खिलाफ झारखंड की एक अदालत में सुनवाई चल रही है और इस मामले में उन्हें हाई कोर्ट से झटका लग चुका है। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी के खिलाफ देश के कई अदालतों में जो सुनवाई चल रही है उससे वो घिरते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से पहले संजय राउत की चिंता बढ़ती जा रही है। संजय राउत को लग रहा है कि बीजेपी की इस योजना की वजह से उनकी पार्टी के मंसूबों पर पानी फिर सकता है, इसलिए वो चिंतित है। दर्शकों, जिनको अपना पता नहीं वो दूसरों के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार एकदम खत्म हो जाएगी, उनकी लाई योजना बंद हो जाएगी। संजय राउत को बताना चाहिए कि ऐसा कहने का उनके पास क्या तथ्य है और वो ऐसा कह क्यों रहे हैं। इस बयानबाजी के पीछे उनकी मंशा क्या लोगों के बीच भ्रम फैलाना है या वाकई उन्हें लोगों को सचेत करना है। लेकिन संजय राउत की नीयत शंका पैदा करने वाली है। लेकिन अब इस मामले पर संजय राउत घिर गए हैं और उन्हें CM शिंदे ने करारा जवाब दिया है। CM शिंदे ने बता दिया है कि संजय राउत क्यों परेशान है। संजय राउत के अलावा आदित्य ठाकरे भी बेचैन है और उद्धव ठाकरे गुट को महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत दिख रही है। यही वजह है कि वो तिलमिलाए हुए हैं। दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने लाडली बहना योजना को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना देश के किसी भी हिस्से में सफल नहीं हो पाई है, यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल है। संजय राउत ने आगे कहा है कि इस योजना से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना अगले महीने से बंद हो जाएगी। संजय राउत ने इस योजना के चलते बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आए और हजारों लाखों करोड़ की योजनाओं की घोषणा की, पैसे कहां से लाएंगे। संजय राउत ने मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इस योजना को बंद कर दिया गया है। वित्त विभाग ने सचिव को बताया है कि इस योजना को इस तरह से नहीं चलाया जा सकता है। महाराष्ट्र में अगले महीने दिवाली के समय सरकारी वेतन नहीं मिलेगी। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में भी इस योजना की दूसरी या तीसरी किस्त मिलेगी। सरकार इतनी मजबूत नहीं है कि चौथी किस्त का भुगतान किया जा सके। सरकार कर्ज पर चल रही है।
संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम को घेरते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे को बैलेंस शीट दिखानी चाहिए, जो सिर्फ योजना के साथ उड़ रहे हैं। दर्शकों, संजय राउत को डर है कि जिस तरह से लाडली बहना योजना की वजह से बीजेपी को मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल हुई थी, उसी तरह इस योजना की वजह से बीजेपी को महाराष्ट्र में भी बम्पर जीत मिल सकती है। दर्शकों, कहा जा रहा है कि इस सुपरहिट योजना की वजह से बीजेपी को महाराष्ट्र में महिलाओं का बम्पर वोट मिल सकता है। यही वजह है कि संजय राउत की बेचैनी बढ़ गई है और वो ये कह रहे हैं कि ये योजना बंद हो जाएगी। वहीं संजय राउत की तरह उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी इस योजना को लेकर बीजेपी और शिंदे पर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी सरकार को ये योजना तब याद आई जब उन्हें चुनाव में हार दिख रही है। वहीं संजय राउत और आदित्य ठाकरे के बयान पर सीएम शिंदे ने कहा है कि विपक्ष पहले दिन से ही लाडली बहना योजना का विरोध कर रहा है। सीएम शिंदे ने कहा है कि वो कह रहे हैं कि ये योजना बंद हो जाएगी, ये योजना खराब है, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। वो अदालत भी गए क्योंकि वो डर गए थे, क्योंकि ये योजना सुपरहिट हो गई है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। दर्शकों, जिस तरह से पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में प्रचार शुरू किया है और लाडली बहना योजना सुपरहिट हुई है, उससे विपक्ष की सांसें फूल गई है। तभी विपक्ष के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपके नेता अब एक नए मामले में फंस गए हैं और कार्रवाई देख अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सबकी चिंता बढ़ गई है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में ही ईडी और सीबीआई को अपना ऑफिस खोल लेना चाहिए, क्योंकि ईडी और सीबीआई घोटाले की जांच शुरू करती है तो उसके सारे तार आम आदमी पार्टी के नेताओं से ही जाकर जुड़ जाते हैं। फिर चाहे वो शराब घोटाला हो या फिर जल बोर्ड का घोटाला हो, वक्त की जमीन में घोटाला हो या फिर अन्य घोटाले, सभी में आपके नेता फंसते जा रहे हैं और आपके नेता, विधायक और सांसद जेल जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो कार्रवाई हुई है उससे आप में खलबली मच गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के एक और सांसद पर ईडी का शिकंजा दिख रहा है। ईडी की टीम ने सोमवार को आप सांसद संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर रेड मारी। आरोप है कि उन्होंने फ्रॉड करके जमीन अलॉट करवाई थी और इसी मामले में ईडी की टीम ने पंजाब के जालंधर स्थित उनके घर पर रेड की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईडी ने 17 लोकेशन पर छापेमारी की है। इसमें संजीव अरोड़ा के अलावा रियल एस्टेट कारोबारी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकाने भी शामिल हैं। महादेव ऐप मामले में भी चंद्रशेखर का नाम सामने आया था। वहीं इन छापों को लेकर संजीव अरोड़ा ने बयान जारी करके ईडी को पूरा सहयोग देने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। तलाशी अभियान के कारण के बारे में निश्चित नहीं हूं। एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। वहीं ईडी का ये एक्शन आप नेताओं को रास नहीं आया और आपके नेता तिलमिलाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नीति केंद्र सरकार भ्रष्टाचार की जांच के नाम पर अपनी एजेंसियों के जरिए उनकी पार्टी को निशाना बना रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भगवान उनकी पार्टी के साथ है और डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं किया गया है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री एक लाइलाज बीमारी का शिकार हैं। वो बीमारी है नफरती बीमारी। मोदी की जिंदगी का एक ही मकसद है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करो। आप नेताओं के घर 1 रुपए नहीं मिला तो गिरफ्तारी क्यों किया, देश को बताओ मोदी जी। मोदी जी देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कुछ नहीं दे सकते, वो सिर्फ देश को बर्बाद कर सकते हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आज फिर मोदी जी ने अपने तोते मैना को खुला छोड़ दिया है। आज सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी वाले रेड कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 सालों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर रेड कर लिया, मेरे घर रेड कर दिया, संजय सिंह के घर रेड किया, सत्येंद्र जैन के घर रेड किया, कहीं भी कुछ नहीं मिला। लेकिन पूरी शिद्दत से मोदी जी की एजेंसियां लगी हुई है एक के बाद एक फर्जी केस बनाने में। सिसोदिया ने इसके साथ ही आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन कोशिश कितनी भी कर ले, आम आदमी पार्टी वाले ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, ना डरेंगे। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि ईडी और सीबीआई आखिर आपके नेताओं के घर पर पहुंच रही है और ये लोग जो जरा सी बात पर अव्वल लेवल का प्रपंच शुरू कर देते हैं, वो बस एक प्रेस वार्ता करके साइड हो जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।